बैटरी वो है क्या यार, कि साउंड का है? हाँ, चलो स्टार्ट करते अपन आज से आपका पंचायती राज। ठीक, चलो सबसे पहले तो पंचायती राज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। शाब्दिक अर्थ, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्थानीय स्वशासन। क्या होता है? स्थानीय स्वशासन। इससे क्या समझते हो स्थानीय स्वशासन से? स्थानीय स्वशासन, हाँ, स्थानीय लोग क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो इसको अपन कैसे बोल सकते हैं कि स्थानीय लोगों के द्वारा अपने बीच में से एक व्यक्ति का चयन करना होता है, ठीक है, और उसी के नेतृत्व में, है ना, गांव का या ग्रामीण क्षेत्र का क्या चलाना? शासन चलाना। यही क्या कहलाएगा? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं अपने बीच के व्यक्ति का चयन कर उसके नेतृत्व में गांव का शासन चलाना। यही कहलाएगा क्या? स्थानीय स्वशासन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, स्थानीय स्वशासन की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके का होता है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, एक होता है आपका ग्रामीण स्वशासन, ठीक है, और एक होता है नगरीय स्वशासन। ठीक, ग्रामीण और नगरीय दो तरीके से होता है। ठीक, ग्रामीण में किस तरीके का व्यवस्था किया गया है? तो सबसे नीचे क्या आता है? सबसे नीचे आता है आपका ग्राम पंचायत। क्या आएगा जी? सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत। इसके ऊपर का स्तर जनपद पंचायत, और इसके ऊपर क्या आता है आपका? जिला पंचायत। इस तरीके से अपन इसको क्या बोल सकते हैं? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था बोल सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू है। ठीक, बोल सकते हैं। इसी प्रकार से नगर की अगर बात करें तो नगर में क्या होता है? सबसे नीचे क्या आता है? सबसे नीचे आता है नगर पंचायत। सबसे नीचे क्या आता है? नगर पंचायत। उसके ऊपर आता है नगर पालिका निगम या नगर पालिका। उसके ऊपर क्या आता है? नगर निगम। ठीक, तो ये भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है, चाहे ग्रामीण हो नगरी में हो, दोनों में कैसी व्यवस्था अपनाई गई है? त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई स्थानीय स्वशासन की। ठीक, हाँ, तो यही तो है। अगर बोलेगा बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा कौन होगा? ग्राम पंचायत। घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा क्या होगा? जिला पंचायत। ठीक, तो इसको ऐसे नहीं पूछता बढ़ते घटते में, ठीक है, इसको पूछता है नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, क्रम से क्या होगा? अभी आया था एडीओ में, इसी तरीके से जमाना था। ठीक, तो ये हो गया स्थानीय स्वशासन का शाब्दिक अर्थ। ठीक, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसका मतलब ये होता है जो पावर होता है या जो शक्ति होती है, ठीक है, जैसे संसद के पास कुछ शक्ति है, विधायिका के पास कुछ शक्ति है, तो उन शक्तियों को निचले स्तर तक पहुंचाना शासन चलाने के लिए आता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसका दो तरीके से अर्थ निकाल सकते हो कि जो शक्ति को शासन के निचले स्तर तक पहुंचाना, शक्ति को शासन के निचले स्तर तक पहुंचाना। ठीक, दूसरा अपन बोल सकते हैं कि आम नागरिक को राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ना।
आम नागरिक को राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ना। ठीक। तो समझ में आया पंचायती राज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्थानीय स्वशासन, इस शब्द को याद रखना। ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है कि अपने ही लोगों के द्वारा, ठीक है, ये स्थानीय लोगों के द्वारा अपने ही बीच में से एक व्यक्ति का चयन करना और इसी के नेतृत्व में गांव का शासन प्रशासन चलाना। ठीक है ना। तो जो स्थानीय स्वशासन की दो तरीके से व्यवस्था है, एक ग्रामीण व्यवस्था, एक नगरीय व्यवस्था। ग्रामीण व्यवस्था में ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत, है ना। नगरीय व्यवस्था में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक। तो हमको पढ़ना है किसको, अभी ग्रामीण व्यवस्था को पढ़ना है। ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रामीण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, हिस्ट्री में पढ़े होगे, लॉर्ड रिपन। किसको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है। तो उस समय भी क्या था, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी। किस तरीके से कि जो प्रांत था, प्रांत में जैसे अभी हम लोग जिला पंचायत देखते हैं, उसी प्रकार से जब प्रांत में जिला की व्यवस्था थी तो उसमें एक जिला बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है। उस जिला बोर्ड का अध्यक्ष होता था कलेक्टर। ठीक। उसमें क्या था, स्थानीय लोगों को स्थानीय ग्रामीण व्यवस्था में शासन प्रशासन चलाने के लिए, ठीक है, जो नियम कानून बनाने का काम कौन करता था उस समय, जिला बोर्ड। ठीक। उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त थी, है ना, कि कुछ मामलों में, ठीक, क्या बना सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है। और ये व्यवस्था चला 1935 तक, भारत शासन अधिनियम तक। ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं कि 1935 के बाद, ठीक है, क्या होता है, भारत का संविधान का निर्माण होता है। कब होता है, 1900, ठीक है, 1950 से कि 1950 से, हाँ, लागू जब हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक। हाँ, वो हुआ था, ठीक, घोषणा हुआ था। तो संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या व्यवस्था है, हाँ, किसका, पंचायतों का गठन। और आर्टिकल 40 में है ना जी, ठीक है, राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। चलो लिखवाता हूँ, इसको बता रहा हूँ। ठीक। चलो लिखो, स्थानीय स्वशासन का जनक। अच्छा, पहला वाला लिख लो, नोट करो इसको फटाफट। और इसको नोट करते जाओ, सुनते जाना। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो होता है, ठीक है, इसमें जो भी बातें दी गई है ना, चाहे तो उसको राज्य लागू कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। ठीक है। उसी में हम लोग पढ़ते हैं कि गांधी जी का कथन क्या था, गांधी जी क्या चाहते थे, राम राज्य की स्थापना। क्या चाहते थे, राम राज्य की स्थापना। ठीक है। अब वो राम राज्य की स्थापना कब होगा, जब राज्य में, ठीक है, जो शक्ति है, जो पावर है, मैं लिखवाया ना, शक्ति को शासन के निचले स्तर तक पहुंचाना। ठीक है। तो जो शक्ति है, जो पावर है स्थानीय ग्रामीण लोगों में शासन करने की, ठीक है, तो अगर उनको शक्ति दिया जाए तभी एक क्या हो सकता है, राम राज्य की स्थापना की जा सकती है। ठीक है। ऐसा मानना था कि इनका, गांधी जी का। और इसी में बताया गया कि राज्य क्या कर सकता है, राज्य क्या करेगा, पंचायतों का गठन करेगा, आर्टिकल नंबर 40 में। ठीक। तो ये सब बातें थी। ठीक। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जिसको चाहे तो राज्य लागू कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता। अगर इन सभी बातों को राज्य लागू करता है तो क्या होगा, एक राम राज्य की स्थापना की जा सकती है। वो राज्य के ऊपर छोड़ दिया, थोपा नहीं गया। ठीक।
इसके उद्देश्य को याद रखना, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। एक होता है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, जिसमें सभी पावर किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा, उसको केंद्रीकरण बोलते हैं, ठीक है। विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो हम पढ़ते भी है, कुछ शक्तियां संसद के पास है, कुछ शक्तियां राज्य के पास है। राज्य की विधानमंडल भी कानून बनाती है ना, और कुछ शक्तियों को किसके ऊपर छोड़ दिया गया है? पंचायतों के ऊपर, ठीक है। जैसे टैक्स वसूलना, तो उसमें बताया गया है कोई अनिवार्य टैक्स है, कोई ऐच्छिक टैक्स बताया गया है, ठीक। तो पंचायतों को भी शक्तियां दी गई है। पंचायत भी एक संपत्ति अर्जन कर सकती है, ग्राम पंचायत, उस ग्राम पंचायत के नाम पर। जैसे ग्राम पंचायत का एक भूमि रहता है, ग्राम पंचायत का एक मंच रहता है, ठीक है। तो भूमि अर्जन करने का भी अधिकार दिया गया है पंचायतों को। पढ़ेंगे सभी चीजों को इसमें, ठीक। हो गया, लिखते चलना, ठीक है। साथ में इसमें लिखवाऊंगा थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद फिर समझाऊंगा, ठीक। तो मैं लिखवाते रहूंगा ना, तो आप लोग भी लिखते चलना, ठीक है। उसके बाद फिर समझाते भी चलूंगा। हाँ, चलो। तो अपन बात कर रहे थे कि संविधान लागू कब हुआ है? हाँ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक। संविधान लागू हुआ, तो इसी में एक भाग है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, है ना। इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40। इसमें बोला है राज्य पंचायतों की स्थापना करेगा। राज्य क्या करेगा? पंचायतों की स्थापना करेगा, ठीक है। इसमें बताया गया, इसको डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक। याद रखना इसमें। अच्छा, जो पंचायती राज है व्यवस्था की गई है, या पंचायती राज जो विषय है, ठीक है, ये कौन से सूची का विषय है? केंद्र, राज्य या समवर्ती? पंचायती राज जो विषय है, ठीक है, हाँ, ये कौन से सूची का भाग है, या कौन सी सूची का विषय? राज्य सूची का विषय है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक। तीन प्रकार की सूचियां पढ़ते हैं ना, केंद्र, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची मतलब जिस पर कानून बनाने का काम कौन करेगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची मतलब जिस पर कानून बनाने का काम कौन करेगा? राज्य सरकार। तो हम पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के देखते हैं, इसमें कानून बनाने का काम कौन करता है? राज्य सरकार, ठीक। तभी अभी आप देखे होगे एक अध्यादेश जारी किया गया था पंचायत चुनाव के पहले, जिसमें आरक्षण में संशोधन किया गया है, आरक्षण को लेकर, ठीक है ना। तो ये किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है, ठीक। ठीक, चलो। इसके बाद 1952 में क्या होता है? भारत में पहली बार चुनाव होता है, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री चुन करके आते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक। तो जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री चुन करके आते हैं, तो 1952 में एक कार्यक्रम लाते हैं, ठीक है, 1952 में, जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास
कार्यक्रम, ठीक, एक प्रकार से योजना थी, है ना, 1952 में। तो इसमें क्या किया गया था, इसमें भी जिला बोर्ड का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, इसमें गठन किया गया था जिला बोर्ड का। और ये जिला बोर्ड क्या कार्य करता था, तो योजना बनाने का कार्य करता था। योजना बनाने का कार्य, ठीक, जिला बोर्ड करता था। और ये योजना बना करके सीधा किसको भेजता था, प्रांतीय सरकार को। जैसे देखो अभी क्या होता है कि अभी गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च करती है और उस स्कीम को एग्जीक्यूट करने का, लागू करने का काम कौन करता है, तो ये जो जिला पंचायत है वहां से लागू होगा, जनपद पंचायत से लागू होगा, ठीक है। पहले क्या था, पहले जिला बोर्ड योजना बनाने का काम करता था। अब भाई अपने ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते थे, सर्वे करते थे। सर्वे करने पर ये समझ में आता था कि यहाँ इस चीज़ की आवश्यकता है, यहाँ इस तरीके का स्कीम लॉन्च करके यहाँ के लोगों को फायदा दिया जा सकता है, ये बना दिया कौन, जिला बोर्ड, ठीक। अब उसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होता था। जिला बोर्ड योजना बनाया, योजना गया किसके पास, प्रांतीय सरकार के पास, ठीक है। योजना बनाने का कार्य करता था और इसको किसको भेजा जाता था, प्रांतीय सरकार को भेजा जाता था, या बोल सकते हैं हम लोग राज्य सरकार को, ठीक है। अब राज्य सरकार जाता ही नहीं था सर्वे करने, तो उसको कैसे पता था ये स्कीम सही रहेगा कि नहीं, तो कई स्कीमों को लागू कर देते थे। अब वहाँ उस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, जिला बोर्ड ऐसी स्कीम बना के भेज दिया। अब फंड देंगे, फंड को जिला बोर्ड वाले दबा देते थे, ग्रामीण स्तर तक पहुँच ही नहीं पाता था, ठीक है। तो 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था वो कुछ इसी प्रकार से था और ये विफल रहा, ठीक। क्यों, क्योंकि इसमें बीच में मीडिएटर का काम कौन कर देता था, जिला बोर्ड। अब प्रांतीय सरकार डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट नहीं होता था, ठीक। तो ये क्या हुआ, योजना विफल रहा, ठीक। इसका उद्देश्य था स्थानीय निकाय का विकास करना। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया, इसका उद्देश्य था स्थानीय निकाय का विकास करना। स्थानीय निकाय का विकास करना, ठीक। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है 1952 में जब, अच्छा ये किसके द्वारा लाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। तो 1952 में लाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। लॉन्च कौन कर किए थे, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, स्थानीय निकाय का विकास करना। बस तीन ही चीजें बस आपको याद रखना, इसके अंदर का प्रोसीजर क्या था ये याद नहीं रखना, ठीक है ना। या आपसे अगर और थोड़ा सा आपको याद रखना है तो जिला बोर्ड का अध्यक्ष याद रख लो, कलेक्टर होता था, बस। ठीक, तो इसमें क्या था कि अध्यक्ष जो था ना वो उस कार्यक्रम के निगरानी के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं हो पाया, ठीक है। बीच में जितने भी उसके नीचे के अधिकारी थे, है ना, उन्हीं लोग क्या कर देते थे, पैसा वैसा गबन कर देते थे, ठीक। तो जो योजना थी, जो स्कीम था, जो लाभ था, वो स्थानीय लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, ठीक। तो ये विफल रहा। इसी का इसके बाद 1953 में, ठीक है, इसको हटा करके 1953 में एक और कार्यक्रम लाया गया था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, ठीक। 1953 में लाया गया राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम, ठीक। ये लाया गया था योजना आयोग के द्वारा, ठीक। अब इसमें क्या किया गया, इसमें एक अधिकारियों का हैरारकी था। जैसे जिला बोर्ड होता था, ठीक,
तो जिला बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता था? जिला कलेक्टर, है ना। अब देखना, जो भी स्कीम लॉन्च होगा उसकी निगरानी के लिए कितने अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था? ठीक, तो जिला कलेक्टर था, इसके नीचे रहता था विकास अधिकारी, विकास खंड अधिकारी, विकास खंड अधिकारी। ठीक है, अब इसके नीचे रहता था ग्राम सेवक। कौन रहता था? ग्राम सेवक। ठीक है, और ग्राम सेवक के नीचे रहता था स्थानीय लोग। ये स्कीम या योजना की निगरानी के लिए रखा गया था। ठीक है, स्थानीय लोग जो भी समस्या रहता था, या ग्राम सेवक हर हर गांव में या हर 10 गांव का समूह बनाता था, है ना, उसमें एक ग्राम सेवक रहता था। ग्राम सेवक कितने में रहता था? हर 10 गांव में एक। ठीक है, अब ये सर्वे करता था, कौन करता था? ग्राम सेवक। ठीक, हर 10 गांव का समूह था जिसमें एक ग्राम सेवक की नियुक्ति की जाती थी, है ना। और जिलों को किस में बांट दिया गया था? विकास खंडों में। ठीक है, और हर विकास खंड में जो जनसंख्या थी वो 60,000 होनी चाहिए थी। ठीक, तो इतना याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ याद रखना है 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बंद करके कौन सा कार्यक्रम लाया गया था? 1953 में राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम। इसके बाद हेडिंग डालना, पंचायती राज व्यवस्था के गठन में स्थापित समितियां, या शॉर्टकट में समितियां भी लिख सकते हैं। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज के गठन में स्थापित समितियां, यहां से अब क्वेश्चन बनना आपका स्टार्ट होगा। ठीक, हो गया। अब देखो समितियों को, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के गठन में, ठीक है, स्थापित समितियां। ठीक, तो इसका शॉर्टकट है जी बैग एलपीजी। ठीक, या बैग में एलपीजी, ऐसे याद रख लो। ठीक, तो बी से क्या होता है? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, दूसरा है अशोक मेहता, इसी के बेटे थे बलवंत राय मेहता के, अशोक मेहता। ठीक है, तीसरा है जी से आपका आएगा जीवी राव समिति, जीवी राव समिति। ठीक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है समिति से। ठीक, एल से आएगा एल एम सिंघवी। ठीक है, पांचवा है ये आएगा पी के थुंगन। ठीक है, और लास्ट छठवा है गाडगिल समिति। ठीक, अब इसका ईआर याद रखना, तो इसी को मैच द फॉलोइंग में पूछ देता है। ठीक, या इसको क्रम से जमाइए करके पूछ देता है। ठीक है, इसको क्रम से जमाइए करके भी पूछ देता है। ठीक, तो बलवंत राय मेहता ये आया था 1957 में। कब गठन हुआ था? 1957 में। ठीक है, उसके 20 साल बाद 1977। ठीक, है ना, 1977 के बाद 1985। ठीक है, ये आपको याद रखना है 1986। एल एम सिंघवी कब हुआ था? 1986 में हुआ था। ठीक, 1986, उसके लास्ट दोनों जो था 1988 में। ठीक, तो कैसे याद रखोगे? 57, 77, 85, 86 और 88। ठीक, 57, 77, 85, 86, 88 बैग एलपीजी। ठीक है, ठीक,
57 77 85 86 57 77, हाँ पी के थुंगन, ठीक, 57 77 85 86 है ना। इस तरीके से इसको याद करना और बैग एलपीजी याद करना। अब एक एक करके देखते हैं कि इन समितियों ने, ठीक है, क्या क्या सिफारिशें दी है। देखिए पहला है इसी में आपका बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, जनवरी 1957 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट दिया था आपका नवंबर, हाँ नवंबर 1957 में रिपोर्ट पेश किया, ठीक है। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ठीक, तो सबसे पहला समिति पंचायती राज गठन के लिए कौन सा स्थापित हुआ है? बलवंत राय मेहता। इस तरीके का कभी क्वेश्चन पूछा गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का सर्वप्रथम सिफारिश किस समिति ने किया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ये भी एकदम डायरेक्ट पूछा गया, ठीक, इसको याद रखना। तो सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है कौन? बलवंत राय मेहता समिति। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, या खंड या ब्लॉक बोल लें, है ना, खंड या ब्लॉक बोल लें। इसमें पंचायत समिति खंड या ब्लॉक स्तर पर किसका गठन किया जाएगा? पंचायत समिति। और तीसरा आएगा जिला, तो जिला स्तर पर जिला पंचायत, ठीक। और बोला था पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक रूप में सत्ता का हस्तांतरण किया जाना चाहिए, या पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक रूप में सत्ता का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। यही जो लाइन लिखवा रहा हूं यही तो आपको बताता है क्या? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, कि संस्थाओं को वास्तविक रूप से क्या किया जाना चाहिए? सत्ता सौंपी जानी चाहिए, ठीक है। और देखते हैं, और इसमें बोला गया था कि पंचायतों को अपने दायित्व के निर्वहन के लिए, ठीक है, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पंचायतों को अपने दायित्व के निर्वहन के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ठीक, तो इसमें सब और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक। ये दोनों याद भी नहीं करोगे तब भी चलेगा। पंचायतों को अपने दायित्व के निर्वहन, ठीक है, के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी सिफारिशें थी, ठीक। तो इसमें
जो आपसे पूछा जाता है वो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और इसी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959, 2 अक्टूबर 1959 क्या हुआ था इस दिन? 1959, 1959, हाँ, लागू हुआ था। देश का पहला ऐसा राज्य बना राजस्थान जो क्या किया, बलवंत राय मेहता ने जो सिफारिशें प्रस्तुत की थी उसी को आधार मान करके, ठीक है, देश में सबसे पहला पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। नहीं दिख रहा? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लागू किया गया था इसको। ठीक, ये दोनों नीचे लाइन नहीं भी याद रखोगे ना तब भी चलेगा, नहीं पूछा जाता। ठीक, ऊपर का बस पूछा जाता है आपसे। हो गया? हो गया? चलो आगे है, इसी के आधार पर, या आप बोल सकते हो बलवंत राय मेहता मेहता समिति के सिफारिश। अच्छा, ये जो नाम है इनका अध्यक्ष भी पूछे, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे, है ना। अशोक मेहता में कौन थे अध्यक्ष? अशोक मेहता थे। पीके थुंगन में पीके थुंगन ही थे अध्यक्ष, उन्हीं के नाम पर उनके समिति का नाम रखा गया था। ठीक, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को देश में, या देश का पहला, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना, ऐसा लिखो, को राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। लागू हुआ, ठीक। और राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, और किसने लागू किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो इसको फटाफट। हो गया? चलो अगला देखते हैं हम लोग, आपका अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, ठीक है, 1977 में इसका गठन किया गया था, दिसंबर 1977। ठीक,
और अगर पॉसिबल हो ना तो मंथ भी याद कर लेना यार, क्योंकि पीएससी कोई भरोसा नहीं है का ना। ठीक, तो पॉसिबल हो तो मंथ भी याद कर लेना। ठीक, नहीं भी याद करोगे तब भी चलेगा, है ना। इसने इसकी जो सिफारिशें थी, इन्होंने 132 सिफारिशें पेश की थी। कितनी सिफारिशें? 132। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना। त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, ये बोला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है अशोक मेहता में। ठीक है, क्योंकि बलवंत राय मेहता के बेटे कौन थे? अशोक मेहता। ठीक है, अपने पिताजी की ही बात को नकार रहे हैं। तो कौन कौन सा स्तर होना चाहिए? तो जिला में आपका होना चाहिए जिला परिषद। जिला में क्या होना चाहिए? जिला परिषद। ठीक है, उसके बाद मंडल, मंडल में होना चाहिए मंडल पंचायत। ठीक, मंडल में क्या होना चाहिए? मंडल पंचायत। और ये जो मंडल का गठन है, ठीक है, तो इस मंडल कैसे समझ में आएगा कि मंडल में कितने गांव आएंगे या कितनी जनसंख्या आएंगी? तो याद रखना एक मंडल में 15 से 20 हजार की जनसंख्या वाले गांव होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, मंडल ब्रैकेट में लिख देता हूँ 15 से 20 हजार जनसंख्या वाले गांव, ऐसा लिख दो। 15 से 20 हजार जनसंख्या वाले गांव होंगे एक मंडल में। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या बोला था? पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता होनी चाहिए। ठीक है, नोट करो इसको, इतना फिर बता रहा हूँ। पंचायती राज व्यवस्था में राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता होनी चाहिए। खुली सहभागिता मतलब अभी हम लोग देखते हैं कि जो पंचायत का चुनाव होता है ना, उसमें राजनीतिक दलों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, है ना। स्वतंत्र रूप से लड़े जाते हैं चुनाव चिन्हों पर। ऐसा नहीं रहता कि ये भाजपा का कैंडिडेट है, कांग्रेस का है, ये आम आदमी पार्टी का है, ये बहुजन समाज पार्टी का है। ठीक, लेकिन अशोक मेहता ने बोला था कि उसका खंडन करते हुए बोला कि राजनीतिक दलों का क्या होना चाहिए? खुली सहभागिता होनी चाहिए। मतलब वही है कि कांग्रेस का कैंडिडेट हो, भाजपा का कैंडिडेट हो, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट हो, बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट हो, इस तरीके से बोला। ठीक, अशोक मेहता ने, इसको लिखेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता हो, अर्थात राजनीतिक दलों को खुले तौर पर अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेना चाहिए। ठीक, क्या चीज? हाँ हाँ, सिफारिश किया था। ठीक, तो दूसरा सिफारिश ये था कि पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन में राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता होनी चाहिए। राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता होनी चाहिए, बस। ठीक, मतलब जो चुनाव चिन्ह होगा वो कैसा होगा? भाजपा का होगा, कांग्रेस का होगा। अभी हम लोग देखते हैं स्वतंत्र चुनाव चिन्ह मिलता है, फावड़ा, सीढ़ी, नारियल। ठीक है ना, ये सब हसिया वसिया दुनियादारी सब मिलता है ना। ठीक, तो पहले इन्होंने ही बोला था कि जो पंचायती राज संस्था में जो भी निर्वाचन होगा, ठीक है, उसमें किसकी सहभागिता होनी चाहिए? राजनीतिक दलों की। ठीक है, उन्हीं के चुनाव चिन्ह के को लेकर के क्या होना चाहिए? निर्वाचन होना चाहिए। तीसरा मुख्य बात ये बोला कि राज्य सरकार में मंत्री परिषद में एक पंचायती राज मंत्री का होना चाहिए। ठीक,
लिखना राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद में एक स्वतंत्र पंचायती राज मंत्री होना चाहिए। राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद में एक स्वतंत्र पंचायती राज मंत्री होना चाहिए। ये भी सिफारिश किसने किया? अशोक मेहता ने। ठीक है, अपन आज देखते हैं कि मंत्रिपरिषद में पंचायत मंत्री एक होता है ना। हो गया, लिख लिए, आगे बढ़े। तीसरा और इंपॉर्टेंट बात, चौथा होगा ना, ठीक, चौथा और इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने पहली बार आरक्षण का बात बोला पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक, तो इसमें लिखेंगे पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित किया जाए। पंचायतों में, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित किए जाए। ठीक, तो अशोक मेहता में ये भी लिखना कि जब ये बात बोला गया तो पहला ऐसा समिति बना जिसने पंचायती राज संस्था में पहली बार आरक्षण की बात कही। ठीक, तो पहली बार पंचायतों में आरक्षण की सिफारिश की गई। ये नोट पॉइंट है। ठीक, कौन सी समिति ने किया? तो अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति की चार बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बदले द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या था कि राजनीतिक पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में राजनीतिक दलों को खुली सहभागिता। तीसरा ये था कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या होना चाहिए? मंत्रिपरिषद में एक स्वतंत्र मंत्री होना चाहिए पंचायती राज को लेकर के। और चौथा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार पंचायतों में आरक्षण की बात किसने कही? तो अशोक मेहता समिति में। याद रखना, जो आरक्षण की बात कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ओबीसी के लिए कोई भी आरक्षण का प्रावधान का बात नहीं किया गया था। ठीक, और आरक्षण भी कैसा कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जैसा अभी आरक्षण का प्रावधान। ठीक, चलो, तो अशोक मेहता की जो सिफारिश से थी उनको मानने वाले राज्य कितने थे? 3। ठीक, 3 राज्यों ने इस सिफारिश को अपना करके अपने अपने राज्यों में क्या किया? पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, तो मानने वाले राज्य नोट करके लिख लेना। मानने वाले राज्य में थे पाकिस्तान, ठीक है, PAK, है ना। ठीक, कौन कौन सा था देख लेते हैं। पी से आएगा पश्चिम बंगाल, ए से आएगा आंध्र प्रदेश और के से आएगा कर्नाटक। ठीक, तो ये भी पूछा जाता है कि अशोक मेहता की सिफारिशों के आधार पर किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो वो कौन था? पाकिस्तान था, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अरे ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। हाँ, ठीक, पाकिस्तान को लिखते ना PAK शॉर्ट फॉर्म में।
हो गया। इसके बाद देखते हैं आपका कौन आएगा जी, जीवी राव समिति। ठीक है, अरे जीवी राव समिति कब हुआ था इसका गठन? 1985। ठीक है, जीवी राव समिति। जीवी राव समिति का गठन किया गया था। इस समय कार्यक्रम चलाया जा रहा था ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक है, इस कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए गठन किया गया था किसका? जीवी राव समिति का। ठीक, तो इसमें लिख सकते हैं इसका गठन, हाँ हाँ, इसका मंथ नहीं बताया गया। ठीक, इसका गठन गरीबी विकास तथा गरीबी बोलता हूँ, ग्रामीण विकास जी। ठीक है, ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए किया गया था। समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरा आपको याद रखना है, इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के, ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि पंचायती राज व्यवस्था में नौकरशाही व्याप्त है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पंचायती राज व्यवस्था में नौकरशाही व्याप्त है। इसका अर्थ क्या हुआ? नौकरशाही व्याप्त है, जो लाभ ग्रामीण लोगों को मिलना था उसका लाभ कौन उठा रहे हैं? अधिकारी उठा रहे हैं। ठीक है, और ग्रामीण तक लाभ पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ठीक, अगर कोई बोल रहा है तो अधिकारी लोग उसकी आवाज को दबा दे रहे हैं। कोई अगर कंप्लेन भी कर रहा है तो कंप्लेन किसके पास करेगा? ऊपर जो अधिकारी बैठा उसी के पास, कंप्लेन उसी के पास आया, वही है पैसा देने वाला या लाभ को पहुंचाने वाला, वो आगे तक कंप्लेन ही नहीं पहुंचा पा रहे, दबा दे रहे हैं। ठीक, तो क्या बोला कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या व्याप्त है? नौकरशाही व्याप्त है, ये बोला। ठीक, और इन्होंने वही है, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है ना, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अशोक मेहता समिति को छोड़ करके जितने भी समिति हैं सभी ने सिफारिश किया था कि पंचायत में कितने स्तर की व्यवस्था होना चाहिए? 3 स्तर की। केवल एक समिति था जिसने क्या बोला? द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की। बाकी जितने भी आएंगे सभी 3 स्तर की बात करेंगे। ठीक, हाँ, नौकर से ही दूसरा देख लेते हैं। दूसरा इन्होंने बात किया कि व्याप्त है। इस समिति ने पंचायतों के नियमित चुनाव की बात कही। ठीक है, इस समिति ने या पंचायतों के नियमित चुनाव की बात कही। ठीक है, तथा आरक्षण का भी बात किया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण की भी बात कही, ऐसा लिख लो। ठीक, और पंचायतों का कार्यकाल कितना वर्ष का होना चाहिए बताया? 5 वर्ष। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होने का सुझाव दिया। तो इसमें से जीवी राव से नहीं पूछा जाता क्वेश्चन। ठीक,
मैं बताऊंगा हर समिति से किसमें किसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता में 3 स्तर, अशोक मेहता में 4 जो पॉइंट बताया, जिसमें आरक्षण और दूसरा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवी राव से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक। अगला देखते हैं एल.एम. सिंघवी समिति। अगला है आपका एल.एम. सिंघवी समिति। यस, एल.एम. सिंघवी है जी, एल.एम. सिंघवी, ठीक है। एल.एम. सिंघवी समिति, इसका गठन कब हुआ? 1986, ठीक। एल.एम. सिंह 85-86, उसके बाद 88 है लास्ट के दो, ठीक है, पी.के. थुंगन और गाडगिल, ठीक है ना। चलो इसमें इसकी सिफारिशों को देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एल.एम. सिंघवी में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस समिति ने जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की बात की। किसकी बात कही? संवैधानिक मान्यता देने की बात कही, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे पंचायती राज को संवैधानिक रूप में मान्यता देने की बात कही। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही, ठीक। दूसरा इन्होंने ये बोला कि पंचायतों के निर्वाचन में, ठीक है, राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पंचायत का निर्वाचन स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, गैर राजनीतिक दलों के आधार पर, ठीक। तो इसमें लिखना है कि पंचायत का चुनाव गैर दलीय आधार पर नियमित रूप से कराने की सलाह दी। पंचायतों का चुनाव गैर दलीय आधार पर नियमित रूप से कराने की सलाह दी। नियमित रूप से कराने की सलाह दी। नियमित रूप से मतलब हर 5 साल में होना चाहिए, ठीक। उसके बाद पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। अरे वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, ठीक। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपका पहला लाइन, ठीक है, कि किस समिति ने यह सिफारिश किया कि पंचायती राज व्यवस्था को क्या देना चाहिए? संवैधानिक मान्यता देना चाहिए। तो एल.एम. सिंघवी, ठीक है। देखो संवैधानिक मतलब लॉ या नियम, संवैधानिक मतलब लॉ, याद कर लो, ठीक है ना। लॉ है, नियम है, तो एल से एल मिलाना, ठीक है, लॉ से एल.एम. सिंघवी समिति, ठीक, याद रहेगा। चलो ये हो गया एल.एम. सिंघवी। इसके बाद अगला देखते हैं, एल.एम. सिंघवी के बाद कौन आएगा? पी.के. थुंगन, ठीक है, पी.के. थुंगन समिति 1988, ठीक। चलो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी सिफारिशों में पंचायतों में या पंचायतों के निर्वाचन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा
महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही। ठीक, तो कौन सी समिति है जो पंचायतों के निर्वाचन में महिलाओं के आरक्षण की बात कही थी? ठीक, तो कौन आएगा? पीके थुंगन। ठीक, इसमें क्या बोला? एससी एसटी या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ महिलाओं को भी क्या देना चाहिए? आरक्षण देना चाहिए। और इसके बाद देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। ठीक, परंतु राज्य इसे इच्छानुसार कम भी कर सकता है। ठीक है, चलो एक और इम्पोर्टेंट है, इसने बोला कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। किंतु इसे राज्य सरकार कम भी कर सकती है, कम भी कर सकती है, परंतु किसी भी हाल में 3 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 3 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसने सिफारिश की भाई कि नॉर्मल पंचायतों का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष। लेकिन राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने राज्य में 5 वर्ष से कम साल के लिए भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर सकती है, लेकिन कितने कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? 3 वर्ष, उससे कम नहीं कर सकता राज्य सरकार। ठीक, तो ये हो गया आपका पीके थुंगन। तो पीके थुंगन में इंपॉर्टेंट बात यही है, कौन सा बात है आपका? नहीं, महिलाओं को आरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो उसके बाद लास्ट आता है गाडगिल समिति। ठीक है, तो गाडगिल समिति के सिफारिशों को ही मान करके, ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, जिसमें आपका भाग 9 जोड़ा गया संविधान में। ठीक है ना, अनुच्छेद 243 में 243 से 243 ओ तक कुल 16 आर्टिकल होते हैं, और अनुसूची कौन सी जोड़ेगी? 11। ठीक, चलो अब लिखते हैं अंतिम में आपका गाडगिल समिति। उन्नीस सौ 88। ठीक, चलो तो इसमें एक ही लाइन लिखना है। ठीक, इस समिति की सिफारिश पर ही, इस समिति की सिफारिश को मानकर, इस समिति की सिफारिश को मानकर, इस समिति की सिफारिश या रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, संविधान संशोधन किया गया था। संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, अब क्या क्या सिफारिशें की थी? तो वही कि कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, और कि जो निर्वाचन होगा उसमें, ठीक है, आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है ना, एक क्या किया जाएगा? वित्त आयोग का गठन किया जाएगा राज्य में। ठीक, ये सभी जितना भी हम लोग पढ़े ना, उन सभी का मिक्सअप था। हाँ
हाँ नहीं नहीं, उसको बता रहा हूँ, पढ़ेंगे ना अभी 73वां संविधान संशोधन, तो उसी का बोला जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया। तो कौन सी समिति के रिपोर्ट के आधार पर? गाडगिल समिति के रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, यही आधार बना था, इसी समिति के रिपोर्ट को या सिफारिश को मान करके ही आपका क्या किया गया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। ठीक, या किया गया। हाँ, इसमें देखो क्या क्या आएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, इसमें बोला गया पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, वित्त आयोग का गठन। ठीक है, निर्वाचन कैसा होगा, निर्वाचन कैसा होगा, गैर दलीय आधार पर होगा, गैर दलीय आधार पर। ठीक है ना, और आरक्षण, ठीक, तो SC ST और महिलाओं को। ठीक है, पंचायती राज मंत्री होगा, मंत्री होगा। ठीक है, पंचायतों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, वित्तीय सहायता उपलब्ध। तो ये सभी सिफारिशें थी। ठीक, इन सभी सिफारिशों को पढ़ चुके अपन, है ना। तो यही सभी सिफारिशों को कौन माना, आपका मतलब किसने दिया था, गाडगिल समिति ने दिया। ठीक है, जितनी भी समितियां बनी उन समितियों के रिपोर्ट को पहले पढ़ा गया कि क्या क्या कमियां पाई गई। ठीक, उन कमियों को दूर करते हुए फाइनली गाडगिल समिति ने जो रिपोर्ट दिया, अच्छा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि सभी सिफारिशों को अपनाया गया। ठीक है, जो अपनाया गया था वो ये अपनाया गया था, इन सभी बातों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई समिति अगर सिफारिश करे तो समिति के जो भी सिफारिश प्रेस कर रहा है तो सभी सिफारिशों को गवर्नमेंट मान ले। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट को जो अच्छा लगे, है ना, उन सभी सिफारिशों को अपनाया गया। ठीक, हाँ, पंचायती राज मंत्री होगा, पढ़े। ठीक है, तो ये इसको भी अपनाया गया। निर्वाचन कैसा होना चाहिए, गैर दलीय आधार पर होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना चाहिए पंचायतों को। हो गया, चलो इसके बाद एक नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट करके लिखना, ये हो जाएगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख लो, इन सभी बातों को अपनाया गया। ठीक, क्योंकि गाडगिल समिति में कौन कौन सी सिफारिशें रखी गई थी ये कभी नहीं पूछा गया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है गाडगिल समिति से कि 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था वो किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया, तो वो है कौन, गाडगिल समिति। या 73वें संविधान संशोधन में किस समिति की सिफारिशों को अपनाया गया या आधार बना, इस तरीके से पूछा जाता है तो केवल गाडगिल समिति। ठीक है, इसमें नोट करके ये लिखना है अपने को, नोट। ठीक, इसमें लिखना सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने 64वां संविधान संशोधन 1989, ठीक है, संसद में पेश किया। संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, किंतु
यह पारित नहीं हो पाया, यह पारित नहीं हो पाया, ये इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा दिलवाने के लिए, ठीक है, कौन से गवर्नमेंट ने प्रयास किया था? तो राजीव गांधी की सरकार ने, ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था संसद में? 64वां 1989। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संविधान संशोधन, ठीक है। किस तरीके से पूछेगा? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया जो पारित नहीं हो पाया? तो 64वां संविधान संशोधन 1989, ये पूछा भी गया, ठीक, याद रखना इसको। नहीं, यही है, प्रयास किया गया लेकिन पारित नहीं हो पाया ना, लिखे तो है। 73वां में पारित हुआ। देखो, गाडगिल समिति के रिपोर्ट के आधार पर देश में लाया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि पारित हुआ। लेकिन उसके पहले किस सरकार ने संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए प्रयास किया था? तो राजीव गांधी की सरकार ने। और कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया था संसद में? 64वां 1989, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया, ठीक है। 1993, अरे 1989 लिखा हूँ। हाँ, वो 1993 में हुआ था, बता रहा हूँ ना भाई उसके बारे में। 1992 लाया गया था, 1993 में छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, ठीक है। चलो, इतना हो गया। ये समझ में आया है कि नहीं आया है जो लिखवाया हूँ? हाँ, ठीक। चलो, अब हेडिंग डालो 73वां संविधान संशोधन 1992। विधेयक 1992, ठीक। चल, अब इसमें देखते हैं भाई, 3 जगह से पारित होना चाहिए। सबसे पहले लोकसभा में रखा गया, फिर राज्यसभा में रखा गया, फिर लास्ट में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री बोल रहे हो। तो कब कब पारित हुआ इसको देखते हैं ना। पारित को, प्रस्तुत को नहीं पूछा जाता है, इसमें पारित को पूछा जाता है, ठीक। तो कब कब पारित हुआ इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा, सब 1992 में ही आएगा, ठीक है। सिर्फ राष्ट्रपति कब आएगा? 1993 में, ठीक। चलो, ये था 22 दिसंबर 1992, लोकसभा से पारित हुआ 22 दिसंबर 1992, ठीक। उसके बाद राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992, 23 दिसंबर 1992, ठीक है। राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है 20 अप्रैल 1993 को, 20 अप्रैल 1993, ठीक। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कब किया? 20 अप्रैल 1993। राज्यसभा से कब पारित हुआ? 23 दिसंबर 1992। ये 1992, ये 1993, याद रखना। राष्ट्रपति 1993 में हस्ताक्षर करता है, ठीक। हाँ, ठीक। इसके बाद राजपत्र में प्रकाशित होता है। हाँ, नहीं, हाँ, पारित हुआ था 22 दिसंबर 1992 को, ठीक। हाँ, इसके बाद याद रखना है 24 अप्रैल 1993, ठीक। अब देखो, राजपत्र में प्रकाशित हुआ मतलब वो पूरे देश में लागू हो गया, ठीक। तो इसीलिए इसी दिन 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस, ठीक है। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक। लोकसभा राज्यसभा में याद रखना है 1992, राष्ट्रपति और राजपत्र में याद रखना है 1993,
22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 20 अप्रैल और 24 अप्रैल। ठीक आसान है डेट, है ना। चल, प्रस्तुत नहीं पूछता, एक बार भी नहीं पूछा है अभी तक किसी भी एग्जाम में। ठीक इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? हम्म हम्म, ठीक 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 ठीक। हाँ, राष्ट्रपति ठीक बोले हो, शंकर दयाल शर्मा थे। प्रधानमंत्री कौन थे? नहीं, कहाँ मनमोहन सिंह आएंगे अभी 1973? हाँ, नहीं, पीवी नरसिम्हन राव। हाँ, मंत्री थे। ठीक है, नरसिम्हा राव होगा। ठीक है। ठीक, अब देखो, अब पारित होने के बाद याद रखना, सरकार की शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर के रूप में इसको लागू किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, तो इसको चलो इतना लिखो, फिर यहाँ पर लिख लेना। शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर के रूप में पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता मिली। मान्यता मिली। ठीक है, ये नोट करके लिख लेना आपने। तो ये पूछा जा सकता है, शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर कौन सा है? तो क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। पहले कौन आता है? केंद्र आएगा, फिर राज्य आएगा, फिर क्या आएगा? तीन चुनाव। चुनाव कितने जगह वोट देते हो? 3 जगह ही वोट देते हो, एक सांसद के लिए, एक विधायक के लिए, और एक ग्राम पंचायत, मतलब पंचायती राज व्यवस्था के लिए, है ना। तो शासन का तीसरा स्तर किसको माना गया है? पंचायती राज व्यवस्था को माना गया है। ठीक। अच्छा, एक सवाल पूछा गया था कि पंचायतों को शक्तियां कहां से प्राप्त होती है? संसद से, केंद्रीय विधानमंडल से, स्थानीय लोगों से, ठीक है, कि जिला पंचायत से? जिला पंचायत को भी शक्ति कौन देता है? संसद कैसे देगा? केंद्र कैसे देगा जी? जब राज्य सूची का विषय है तो यहाँ पर तो केंद्र आएगा ही नहीं, राज्य का विधानमंडल। ठीक, हो गया? हो गया, नोट कर लिए? अब देखो, संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई है, जोड़ा गया। सबसे पहले तो भाग 9, ठीक है, अनुसूची 11, ठीक है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ठीक है, और टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 16 याद रखना। किसी किसी बुक में 15 देखने को मिलेगा, लेकिन 15 गलत है भाई। आर्टिकल 243 से स्टार्ट है, 243, फिर 243 ए बी सी डी, ऐसा करके जब पूरा पढ़ोगे तो 16 आर्टिकल होता है टोटल। 243 से काउंट करोगे तो 16। ठीक, किसी किसी बुक में आपको 15 देखने को मिलेगा। हाँ, ए बी सी डी ऐसा करके, ठीक है, क ख ग घ ऐसा भी चलता है। ठीक, अच्छा, इसमें जो विषय है, ठीक है, इसमें कितने विषय बताए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था को कितना विषय दिया गया है? तो 29 विषय दिया गया है। ठीक है, अगर विषय की बात करें
तो 29 विषय दिया गया है, ठीक। और यहाँ पर नोट करके लिखना कि पंचायतों को शक्तियां राज्य विधानमंडल से प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाई राज्य जो कानून बनाएगा पंचायतों के लिए, ठीक है ना, तो वही तो उसकी शक्तियां है। तो कौन प्रदान करता है? राज्य का विधानमंडल, ठीक। जैसे अभी देखे कि अध्यादेश जारी हुआ था, ठीक है, तो अध्यादेश में आरक्षण को परिवर्तित किया गया, मतलब उसकी जो शक्तियां है उसको चेंज किया गया। तो करने का काम कौन कर रहा है? राज्य का विधानमंडल, ठीक है। केंद्र का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के। क्यों? क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। इस पर कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है? राज्य सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार के भी कानून रहते हैं, लेकिन वही है, फिर ओवरलैप जब करता है तो किसका बात लागू हो जाता है? केंद्र सरकार का लागू होता है। हाँ, जैसे अगर किसी विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना रहे हैं, कोई एक विषय है, ठीक है, अगर दोनों का जो कानून है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब खंडन कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर फिर केंद्र का बात लागू हो जाता है, ठीक है, ये याद रखो। हाँ हाँ, वो हाँ, नहीं ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य सूची में केवल केवल राज्य सरकार कानून बनाता है, केंद्र सूची में केवल केवल केंद्र सरकार। ओवरलैप किस में करता है? समवर्ती सूची में, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, ठीक। तो ओवरलैप वाला स्थिति इसमें नहीं आएगा। ओवरलैप वाला स्थिति जो आपके समवर्ती सूची में जितने विषय बताए गए हैं, ठीक, उसमें आएगा। चलो, ये हो गया। ठीक। अब देख लेते हैं अनुच्छेद को। किसकी बात कर रहे हैं? आप आर्टिकल की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद पढ़े ना भाई, 243 से 243। ओ, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में नहीं पूछे, अभी किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इन 16 आर्टिकल को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में कैसे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। हाँ हाँ, ये संविधान में बातें बताई गई हैं। ये सीधा अनुच्छेद लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये किसमें, इसका वर्णन किसमें है? आपके संविधान में, ठीक। चलो, तो सबसे पहले आपका आर्टिकल आता है। आर्टिकल हम लोग को लिखना है। सबसे पहले 243 में दिया गया है परिभाषाएं। क्या बताया गया है? परिभाषाएं बताई है, ठीक। 243 ए, हाँ धारा पढ़ेंगे उसमें, ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। 243 ए में बताया गया है ग्राम सभा, ठीक। 243 बी, बी में बताया गया आपका पंचायतों का गठन, ठीक है। बी में क्या बताया गया है? पंचायतों का गठन, ठीक है। 243 सी, सी में बताया गया है आरक्षण, पंचायतों के संरचना, जी संरचना, पंचायतों की संरचना, ठीक है, पंचायतों की। ई में आएगा आरक्षण की संरचना, सी फॉर संरचना, ठीक है। बी फॉर गठन, हाँ डी में आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ई में आएगा कार्यकाल, ठीक। चलो, सी हो गया। 243 डी, डी में क्या आएगा? पंचायतों में आरक्षण, आरक्षण, ठीक है। तो आरक्षण मतलब सीटों का बंटवारा, तो डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से याद रखना आरक्षण। सी फॉर संरचना, बी फॉर बाउंड, बाउंड याद कर लो मतलब गठन, ठीक है। हाँ इस तरीके से, ठीक। 243 ई, ई में आएगा कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल, ठीक। एफ, एफ में आएगा
हाँ, निर्भरताएं, ठीक है, सदस्यों के लिए निर्भरताएं। हाँ, फॉल्स, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, एफ फॉर फॉल्स। फॉल्स मतलब कोई अगर गलत होगा तो वो अयोग्य हो जाएगा। ठीक। उसके बाद 243 जी। हम्म। ठीक है, शक्ति। ठीक। पंचायत की कोई शक्ति, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। पंचायतों की शक्ति एवं उत्तरदायित्व। ठीक। उसके बाद एच। एच में क्या आएगा? कर। ठीक। तो एच में लिखना है पंचायतों द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्ति तथा पंचायत की निधि। पंचायतों द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्ति तथा पंचायतों की निधियां। अब इसको दो तरीके से याद करना। ठीक है, 243 में एच। एच में क्या बोला? कर लगाने की शक्ति और पंचायत की निधियां। निधियां मतलब पैसा। ठीक। आई। आई फॉर इनकम। तो राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक। और ये आर्टिकल बहुत बार पूछा गया है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 243 आई। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक। जे फॉर क्या होगा जी? जांच। तो पंचायत में क्या है? पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा। पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा मतलब लेखाओं का जांच। ठीक है। 243 के, हाँ, क्या हो जाएगा के में? निर्वाचन आयोग। ठीक। राज्य निर्वाचन आयोग का। राज्य निर्वाचन आयोग के में। ठीक। एल में, एल, जे के एल। एल मतलब लागू होना। एल मतलब लागू होना। कहाँ लागू होना? संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना। पंचायती राज का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। ठीक। चलो, एम का, हाँ, तो कतिपय क्षेत्रों मतलब कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। ठीक। संविधान में पढ़े हो क्या पूरा आर्टिकल इसको? हाँ, नहीं पता है तब मैं पूछा पढ़े हो क्या इसको, ऐसा करके। हो गया। एल मतलब लागू होना। ठीक। एम मतलब मना। हाँ। ठीक। इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। चलो एम लिखो, 243 एम। इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। क्षेत्रों पर लागू न होना। ठीक। आगे क्या दिया है? आगे दिया है एन। एन मतलब बना रहना। ठीक है, विद्यमान विधियों तथा पंचायतों का बना रहना।
विद्यमान विधियों तथा पंचायतों का बना रहना। ठीक। 243 ओ। ओ मतलब ऑब्जेक्शन। ओ मतलब ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन किसका? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। पंचायतों में निर्वाचन संबंधी मामलों में, ऐसा लिखो, पंचायतों में निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप का वर्जन। इसका मतलब क्या है कि न्यायालय स्वयं से निर्वाचन संबंधी जो भी अगर मामला है उसको स्वयं से, ठीक है, क्या जांच नहीं करवा सकता। ठीक है, वर्जन मतलब मना करना। ठीक है, हाँ, वर्जित है। जब तक कोई कंप्लेंट नहीं जाएगा तब तक स्वयं से उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। ठीक है, अगर कोई कंप्लेंट करेगा तो उसमें एक्शन ले सकता है। ठीक है, फिर उसकी जांच करवाएगा, आदेश देगा, लेकिन स्वयं से जांच नहीं करेगा। ठीक, चलो, तो आज यहीं तक रखें, बाकी कल आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं फिर। ठीक है, आर्टिकल में कौन कौन सी बातें बताई गई।